वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंट्री एंड साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ अलग टाइप्स के रिसर्च के बारे में जो कि एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं, और जिसके अंतर्गत हमने बात की थी मूलभूत अनुसंधान के बारे में, अप्लाइड रिसर्च के बारे में और मौलिक अनुसंधान के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। फंडामेंटल रिसर्च में हमने देखा था कि यहाँ पे किसी विशेष वैज्ञानिक नियम को बनाने के लिए इस तरह का रिसर्च किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च में क्या था कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च को किया जाता है। और साथ ही साथ में मौलिक अनुसंधान में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या होता है कि किसी नवीन सिद्धांत के लिए जिस पर पहले से कभी किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया हो, जो बिल्कुल नई चीज़ के बारे में बताए, इस तरह की किसी नई चीज़ पर रिसर्च के लिए जो रिसर्च मेथड यूज़ करते हैं उसको हम मौलिक अनुसंधान कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन रिसर्च के बारे में, क्रियात्मक शोध के बारे में। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं। और साथ ही साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, आपको एक एग्जाम्पल के साथ भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले सेक्शन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन भी इसका पूछा जा सकता है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्शन रिसर्च, इसको हिंदी में हम क्रियात्मक शोध कहेंगे। और क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यवसाय में निर्देशित होने के लिए, सुधार लाने के लिए एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अनुभव करता है। शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के समाधान के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे ये जनरली एक्शन रिसर्च को जनरली स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है। मीन्स जो भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे इस तरह के रिसर्च को किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बात की कि क्लास के इन्वायरमेंट को किस तरह का रखा जाए, टीचर्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टीचर्स को किस तरह से मीन्स ट्रेंड किया जाए ताकि वो बच्चों के साथ प्रॉपर अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकें और वो क्लास को अच्छे से ले सकें, बच्चों को प्रॉपर अच्छी तरह से वो शिक्षित कर सकें। इस तरह के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों का ध्यान किस तरह लगाया जाए, जो बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इसके बाद में क्लास के माहौल को बिल्कुल अच्छा सा रखने के लिए, बिल्कुल पढ़ाई वाला, स्टडी वाला इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, बच्चों को किस तरह से होमवर्क दिया जाना चाहिए, या फिर जो वैसे बच्चे जो कि ADHD से पीड़ित हैं, ADHD के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इस तरह के से बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, उन बच्चों के साथ किस तरह से डील किया जाए, उनको क्लास में किस तरह से एक साथ पढ़ाया जाए, एक साथ लेकर चला जाए। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर इस तरह के जितने भी कंडीशंस होते हैं, जितने भी सिचुएशंस होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको प्रॉपर सही करने के लिए इस तरह के रिसर्च को किया जाता है। और साथ ही साथ में इस तरह का, जैसे यहाँ पे मैंने इंक्लूड भी किया हुआ है कि निर्देशित करने के लिए, सुधार लाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अनुभव करता है। मीन्स यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो साइंटिफिक होना चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च है तो ऑफ कोर्स इसमें साइंटिफिक होने की क्वालिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह से एक्शन रिसर्च में हमने देखा कि जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, सभी बच्चों को एक साथ लेकर कोऑर्डिनेट करना, सभी बच्चों को प्रॉपर समझ में आए, सभी बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उन सब की स्टडी हम इसके अंतर्गत हम करते हैं, एक्शन रिसर्च के अंतर्गत हम करते हैं। यहाँ पे एग्जाम में कई बार इसका स्टेप्स भी पूछा जाता है। स्टेप्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। एक्शन रिसर्च का जो स्टेप होता है वो प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे। वो क्या होता है कि सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है। सबसे पहले आपके पास, या फिर किसी भी रिसर्च को आप करें, एक्शन रिसर्च की बात हम करें, नॉर्मल हम किसी भी रिसर्च की बात करें, तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम होना चाहिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, हमारे पास में एक समस्या होना चाहिए जिसको कि हम सॉल्व करने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम होना चाहिए, प्रॉब्लम का सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में समस्या का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन मीन्स इवैल्यूएशन, वो प्रॉब्लम कहाँ तक वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद में इवैल्यूएशन भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले समस्या का चयन, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका समस्या का मूल्यांकन। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो परिकल्पना होता है। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस में क्या बनाते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं जनरली कि उसी बच्चे को हम क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, कि क्लास को मैनेज रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ही दे देते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो खुद भी वो अपने आप को भी वो मैनेज करना सीख लेता है। तो इस तरह से हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस बना के चलते हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद हम इस चीज़ को रिसर्च करेंगे। पायलट रिसर्च होता है, जो कि हम रिसर्च से पहले पायलट रिसर्च करते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि ब्रॉड स्तर, जो बड़े स्तर पे हम जो रिसर्च करने वाले हैं उसको हम पहले छोटे लेवल पे करके देखते हैं कि हमारा ये जो रिसर्च है वो कहाँ तक रिलेवेंट है और ये सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए फिर ये पायलट रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाने के बाद में डेटा कलेक्शन किया जाता है। इस तरह से मीन्स बच्चे को क्लास का मॉनिटर बना के देखेंगे, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी एक्टिविटी को देखेंगे कि बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, और इस तरह से अलग अलग क्लासेस में करके देखेंगे, अलग अलग स्कूल्स में करके देखेंगे। तो हमें आइडिया लगेगा कि डेटा किस तरह का है, बच्चा वाकई अपने आप को मैनेज कर पा रहा है या नहीं, बच्चा क्लास को मैनेज कर पा रहा है या नहीं, या फिर उसकी शरारतें अभी भी जा रही हैं। मीन्स इन सभी चीज़ों को प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाएगा। डेटा कलेक्शन करने के बाद में फिर हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी कि बच्चे को अगर मॉनिटर बना दिया जाए तो बच्चा अब खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसकी शरारतें थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती हैं। तो यहाँ पे फिर अगर हमने इस तरह की कोई हाइपोथेसिस बनाई थी तो फिर यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। हम देखेंगे कि क्या ऐसा वाकई में हो रहा है कि बच्चे को अगर मॉनिटर बना दिया जाए, पूरे क्लास की बागडोर अगर उसी शरारती बच्चे को दे दी जाए जो कि बार बार क्लास डिस्टर्ब करता है, तो क्या वो वाकई क्लास को मैनेज कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद में हमने अपनी हाइपोथेसिस को टेस्टिंग कर लिया। उसके बाद हम अपना कंक्लूजन देते हैं कि हाँ, बच्चे को अगर शरारती बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो वो अब बहुत हद तक खुद ही सुधर जाता है। मीन्स उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि क्लास में अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे, तुम मैनेज करो अपने अकॉर्डिंग, क्लास में कोई शरारत नहीं होनी चाहिए, कोई भी नॉइज़ नहीं आना चाहिए क्लास से। तो फिर बच्चा अपने आप को भी वहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करता है। तो फिर इसी तरह से हाइपोथेसिस बनाने के बाद, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आया हो, हमें अपने हाइपोथेसिस को सही करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाइपोथेसिस सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हाइपोथेसिस वाली वीडियो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में जाके। और इसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट आता है, हम अपना कंक्लूज़न देते हैं और अपने कुछ सजेशन देते हैं कि अगर आगे आप इस रिसर्च को करेंगे तो आपको ये चीज़ें ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो नॉर्मली यही स्टेप्स होते हैं हर रिसर्च के, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सा डिफरेंस होता है। जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं। तो आगे हम विशेषता की बात करते हैं कि क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। एक्शन रिसर्च को करने से हमें क्या प्रॉफिट होता है, हमें क्या मिलता है, इसके क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्रों के निष्पादन स्तर को उच्चित करने में ये सहायक होता है। एक्शन रिसर्च क्या होता है, छात्रों का जो परफॉर्मेंस होता है उसको अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि रिसर्च तो प्रॉपर उसी चीज़ पे करी जा रही है कि बच्चा लर्निंग किस तरह से अच्छा कर सकता है, बच्चा अच्छे से किस तरह से पढ़ सकता है, बच्चे की मेमोरी हम किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी को किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे रिसर्च तो इसी चीज़ पे हो रहा होता है और फिर उसी चीज़ को अप्लाई भी किया जाता है। तो इसको करने से क्या होता है, एक्शन रिसर्च को करने से क्या होता है कि उसके निष्पादन में सुधार आता है। निष्पादन जो होता है बच्चे का, जो परफॉर्मेंस होता है वो अच्छा होता है। आगे हम देखते हैं कि स्वस्थ कक्षा वातावरण में सहायक, मीन्स यहाँ पे क्लास का इन्वायरमेंट जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि टीचर प्रॉपर अपनी बात को समझा सके बच्चों को, और बच्चे भी, जिस बच्चे को जो चीज़ समझ में नहीं आए, कई बार हम देखते हैं कि क्लास का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है कि अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो वो डर के मारे टीचर से पूछ नहीं पाता है।
तो ये इन्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट इतना नेचुरल होना चाहिए, इतना हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, इतना कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए कि अगर बच्चे को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न होती है, कहीं पे अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ वो टीचर से उस चीज़ को पूछ सकता है। जितनी बार समझ नहीं आए वो उतनी बार पूछ सकता है। उसको पूछने में कोई भी डर, किसी तरह का भी डर या हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में समस्याओं के समाधान हेतु छात्रों एवं शिक्षकों में वैज्ञानिक तकनीक एवं अभिवृत्ति विकास में सहायक। मीन्स क्लास को किस तरह से डेवलप बना सकते हैं। आजकल ई क्लासेस का भी बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है और आजकल अब तो ज़्यादातर क्लासेस, मैक्सिमम क्लासेस अभी कोरोना की वजह से तो ई क्लासेस ही चल रहे हैं। और इस तरह से मीन्स टेक्निक्स को भी, टीचर्स को भी टेक्निक्स को जानना जरूरी होता है कि किस तरह के टेक्निक्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासरूम को किस तरह से मैनेज किया जाता है। सो टीचर को भी ये चीज़ें जानना जरूरी होता है और साथ ही बच्चे को भी जानना जरूरी होता है कि वो ऑनलाइन क्लास को किस तरह से अटेंड करे, ऑनलाइन क्लास में अपना परफॉर्मेंस किस तरह से दे। तो ये जो एक्शन रिसर्च होता है वो यही काम करता है कि एक्शन रिसर्च में बच्चे को प्रॉपर ये रिसर्च करके ये प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। टीचर को भी ट्रेन किया जाता है, बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग का वो फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विद्यालयों की कार्यदशा में सुधार में सहायक। मीन्स स्कूल्स भी एक्टिव, इस तरह एक्शन रिसर्च से स्कूल्स भी एक्टिव होते हैं कि अपने यहाँ पे अलग अलग बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों के सोशल डेवलपमेंट, बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, सबके लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आजकल के बच्चों को हम देखते हैं, आजकल के स्कूल्स में हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बच्चों के सोशलाइजेशन और बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और अब ये चीज़ अच्छी है कि अब इन चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान भी दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें किस तरह से निकल के आएंगी, एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में क्या होता था कि बच्चों को एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं, बच्चों के एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ना ही पेरेंट्स ध्यान देते थे, ना ही टीचर्स ध्यान देते थे, ना स्कूल ध्यान देता था। अगर कोई बच्चा गेम में अच्छा भी होता था तो भी उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको स्टडी के लिए ही फोकस किया जाता था। तो ये चीज़ें आखिर किस तरह से निकल के आएंगी, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये रिसर्च किया गया बच्चों पे कि किस तरह से बच्चों के जो एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है उसके साथ साथ बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको किस तरह से डेवलप किया जा सके, इस पर रिसर्च किया गया और इसके बाद एक्टिविटीज़ को स्कूल में कराया जाने लगा। और आज हम देखते हैं कि बच्चों को स्टडी से ज़्यादा, पढ़ाई से ज़्यादा वो एक्टिविटीज़ को करना ज़रूरी होता है और एक्टिविटीज़ कराया जाता है और उसको करना भी सभी बच्चों के लिए मस्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा चेंज है और ये चीज़ें, इस तरह की स्टडीज़ होने से ही ये बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कर्मचारियों के निष्पादन स्तर को बढ़ाने में सहायक। यहाँ पे हम वैसे तो एक्शन रिसर्च को ज़्यादातर स्कूलों में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही किया जाता है, लेकिन इसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम जो जॉब इन्वायरमेंट होता है, जो कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो मीन्स किस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अपने कार्य के प्रति उनमें सेटिस्फैक्शन हो, उनमें वर्क सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी होता है, तभी प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है। तो इसमें भी ये सहायक होता है और साथ ही साथ में तात्कालिक समस्याओं के समाधान में भी सहायक। सो ये जो तुरंत की जो समस्याएं आती हैं उसके भी समाधान में ये सहायक होता है। तो यहाँ पे ये एक्शन रिसर्च के कंप्लीट होता है। या आपको कुछ आपको ये अप्लाइड रिसर्च के जैसा लग सकता है, बट इसको आप ध्यान से पढ़िए, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। सो ये आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए, इसकी क्या विशेषताएँ हैं ये भी पता होना चाहिए और स्टेप्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और मैं क्लियर कर देती हूँ कि मेरी वीडियोस देखने के साथ साथ में आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करें। आप भी अपने अकॉर्डिंग अपने साइट से आप भी डेटास को कलेक्ट करें। आप भी अलग अलग जगह से गूगल की हेल्प ले करके या फिर अलग अलग बुक से आप भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि NTA नेट का एग्ज़ाम इतना इजी नहीं होता है कि किसी एक बुक से आपने पढ़ लिया और आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। इसके लिए आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना एफर्ट कर सकते हैं, आप उतना एफर्ट करें। मैं भी कोशिश करती रहूँगी कि आपके लिए मैं इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट को मैं आपके सामने में लाऊं।
सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। सो आज की वीडियो यहीं तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।